सीधे चलेंगे भोपाल के आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, जहां आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। रामकृष्ण कॉलेज में 10वां आयुर्वेद दिवस उत्सव मौके पर डॉक्टर सुनील कपूर, सिद्धार्थ कपूर और साधना कपूर मौजूद हैं। नक्षत्र, नवग्रह और चरक वाटिका स्थापित की जाएगी। बता दें, कार्यक्रम में डॉक्टर साधना कपूर भी शामिल हैं। आयुर्वेद दिवस उत्सव आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें जो हैं आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से आप देख रहे हैं। रामकृष्ण कॉलेज में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर डॉक्टर सुनील कपूर, डॉक्टर सिद्धार्थ कपूर शामिल हैं। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि रामकृष्ण कॉलेज में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर डॉक्टर सुनील कपूर, सिद्धार्थ कपूर शामिल हैं। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। बता दें कि रामकृष्ण कॉलेज में 10वां आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में डॉक्टर सुनील कपूर, सिद्धार्थ कपूर और साधना कपूर मौजूद हैं। नक्षत्र, नवग्रह और चरक वाटिका की स्थापित की जाएगी। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में बता दें कि आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आयुर्वेद दिवस उत्सव की। बता दें कि आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में डॉक्टर सुनील कपूर, सिद्धार्थ कपूर, साथ ही साधना कपूर शामिल हुई हैं। और नक्षत्र, नवग्रह और चरक वाटिका भी स्थापित की जाएगी। बता दें कि चरक वाटिका एक बाग या बगीचा होता है जहां औषधीय पौधे जो हैं लगाए जाते हैं। जो भारतीय चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली है, यह वाटिका जो है पौधों और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। तो आरकेडीएफ विश्वविद्यालय से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में आयुर्वेद उत्सव महोत्सव, बता दें कि आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे भोपाल के आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, जहां आयुर्वेद दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। रामकृष्ण कॉलेज में 10वां आयुर्वेद दिवस उत्सव और मौके पर डॉक्टर सुनील कपूर, सिद्धार्थ कपूर और डॉक्टर साधना कपूर मौजूद हैं। नक्षत्र, नवग्रह और चरण वाटिका भी स्थापित की जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती, हार नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर सोनल सिंह, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल, विश्वविद्यालय की ओर से माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से करते हुए मैं हमारे माननीय अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। विक्रम भाई ये सेगमेंट में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ यार, लाइव लेके बैठे हुए हमारे यहाँ। माना गया है की स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर सुनील कपूर जी अध्यक्ष आरकेडीएल समूह से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती जी का स्वागत करें। हेलो आजा, क्या हुआ? मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर सुनील कपूर जी का स्वागत करें। मैं डॉक्टर अनूप कात्यायन जी से अनुरोध करूंगी कि वे विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्री मिहिर कुमार जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम यहाँ
10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा का उत्सव है। हमारे रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं मेडिकल साइंस के छात्रों ने आयुर्वेद सप्ताह मनाया, जिसका संक्षिप्त में विवरण रिया जैन और दिशा कात्यान BMS फाइनल ईयर के छात्र लेंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर स्वागत भाषण दें। आयुर्वेद दिवस समारोह के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, RKDF समूह के हमारे माननीय चेयरमैन और जिनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है, आदरणीय डॉक्टर सुनील कपूर जी, हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित मिहिर जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकाय अध्यक्ष, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको विशेष रूप से मैं आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश का वाचन भी करना चाहता हूं, जो हमें प्राप्त हुआ है। 10वें आयुर्वेद दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों के समय में आयुर्वेद ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए हैं, बल्कि जीवन प्रणाली में संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है। मानव कल्याण और पृथ्वी का संरक्षण एक दूसरे के पूरक है और आयुर्वेद दिवस हमें इसका स्मरण कराता है। जब हम संतुलित आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान जैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम अपनी से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। और चलिए सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां RKDF विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आर्मी के लिए बुखारी पहली बार हम लोगों ने बनाई। डेंटल इम्प्लांट जिसमें बहरे और गूंगे बच्चे सुन सकते हैं, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 लाख का इनाम दिया विज्ञान मेले में, वो यहां बना। और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे बताया, बोले कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। 2 प्रोजेक्ट ऐसे इस ग्रुप ने उनको बताए जो हिंदुस्तान में नहीं। पहला, टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, हार्ट बदलना, लीवर बदलना, लंग बदलना, किडनी बदलनी, आई बदलनी और पैंक्रियास जैसे नहीं बदल रहा तो पैंक्रियास बदलना और बोन मैरो बदलना। हॉस्पिटल ISBT में तैयार हो रहा है, अगले साल चालू हो जाएगा। 2 एयर एम्बुलेंस के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आप दिल्ली बॉम्बे क्यों नहीं लगाते। भोपाल सेंट्रल प्लेस है, 1800 किलोमीटर से हम पेशेंट ला सकते हैं, किधर से कहीं भी जाके इनको ला सकते हैं। बड़ी खुशी हुई उनको। दूसरा प्रोजेक्ट, वो भी असंभव टाइप का है। चाइना में मैंने देखा कि AI के द्वारा इलाज हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। 280 क्लिनिक खोल रहे हैं, IT पार्क में बिल्डिंग बन रही है। ह्यूमनलेस हॉस्पिटल, ह्यूमनलेस डॉक्टर। कंसेप्ट ये कि पेशेंट आया, बटन दबाया, नाम पूछा, उसने उसके सिम्टम्स पूछे, रॉबर्ट ने उसका BP लिया, पल्स लिया, टेस्ट किया, दवाई लिखी और यदि पेशेंट कहे कि मुझे वर्चुअल दिखाना है तो डॉक्टर से बात करा दी। बहुत सारे कस्बों में PG डॉक्टर्स नहीं हैं,
ये भी एक क्रांतिकारी कदम है। पीपीपी मोड में जो 4 मेडिकल कॉलेज मिले हैं वो भी बड़ी क्रांतिकारी कदम है। बुंदेलखंड में मिला, विंध्याचल में मिला, मालवा में मिला, बैतूल में मिला। सारे मेडिकल कॉलेज जो हमें दिए गए वो आदिवासी क्षेत्र। क्यों ना हम काम करें? जब ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है तो कुछ हम पे बैक करें। 75% पेशेंट फ्री करेंगे और हर जगह हार्ट सर्जरी का इंतजाम कर रहे हैं, MRI लगा रहे हैं, CT लगा रहे हैं और अच्छे डॉक्टरों को वहां रख रहे हैं। ये भी देश में क्रांति की एक शुरुआत है। सर से मैंने बताया कि भोपाल में एक ही यूनिवर्सिटी है जो NAC A+ है। कोई ऐड दे अलग बात है, भोपाल में केवल एक ही यूनिवर्सिटी, वो आपकी है। सबसे ज्यादा रिसर्च की ग्रांट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आती तो केवल आपको आती है। प्लानिंग कमीशन की किताब में 2018 में और 2022 में केवल एक यूनिवर्सिटी के बारे में 1.5 से 2 पेज लिखे गए जो पार्लियामेंट में पेश हुई, वो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी है। ये कई अचीवमेंट हैं। अभी हमें उन्होंने कहा गया कि आप ड्रोन बनाइए, पाकिस्तान ने हमें छिपा दिया। अगला प्रोजेक्ट जो ये ग्रुप ड्रोन बनाने के लिए करना चाहता है। मैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे इस कार्यक्रम को गौरवशाली बनाने के लिए हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनकी उपस्थिति मात्र ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी की। आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित इस संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर सलील कपूर जी, यहाँ के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार अग्रवाल जी, अन्य अधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, अभी जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न खड़े हुए। प्रदर्शनी तो बहुत अच्छी बनाई और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हाथ से लिखा उसने। ऐसा कम स्थानों पर मिलता है जहां पर हाथ से लिखा हुआ मिलता है। बहुत अच्छी राइटिंग होती है। लेकिन तुरंत मेरे मन में एक प्रश्न आया कि वहां पर तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हमारे जीवन में वो जो सारी चीजें हमने दिखाई हैं, हम उनका पालन करते हैं क्या? तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं तो ध्यान में आ जाएगा। अब दिनचर्या का बहुत अच्छा बनाया, देखा, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो रात्रि 12 बजे तक सो जाते हैं, ऐसे मेरा हाथ खड़ा करिए तो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, मैंने संख्या बहुत कम है, समझ में आ गया। सब रात में 12 बजे के बाद वाले हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक जाग जाते हैं, ऐसे कितने हैं? वही होंगे, ठीक है। हाथ जगह छुट्टी के दिन भी अन्य दिनों के समान जल्दी उठते हैं, ऐसे कितने हैं? हाँ, जरा फैकल्टी मेंबर्स में से जरा देख लेता छुट्टी के दिन वाले में भी। हाँ, ध्यान में।
अपने को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ न कुछ व्यायाम करते हैं। सुबह करें, शाम को करें, जब मौका मिले तब करें, लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे कितने हैं? विद्यार्थी तो कम ही है, फैकल्टी मेंबर्स ही है। रात्रि में सोने के 2-2.5 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाता है। हाँ, ध्यान आ गया, निगाह है हर एक पर। सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तब सोते हैं। ठीक है, हाथ नीचे करके, मुझे समझ में आ गया। एक सामान्य विद्यार्थी के मन में कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि हम तो पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई जो पाठ्यक्रम का अंग है वो हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करना है वो प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ये ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? अब देखिए, मैंने शुरू किया तो 2 विद्यार्थी उठ के जाने लगे। मुझे सबसे खराब यही लगता है, ये वक्ता का अपमान होता है। तो इसलिए जिनको उठना है अभी उठ जाइए, बीच में आधा घंटे तक उठना नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जब वक्ता बोल रहा है और बीच में अगर आप उठते तो आप उसका अपमान करते हैं। आप मोबाइल में अटेंड करते हैं तो भी गलत है, मोबाइल का एटिकेट नहीं है। व्यक्तिगत पढ़ाई, प्राइवेट स्टडी में और किसी संस्थान के अंदर अध्ययन करने में यही अंतर है कि जहां पर हम ऐसे एटिकेट सीखते हैं सामूहिक जीवन के। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो बीच में नहीं होता। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है। तो सामान्य विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते तो क्यों होते? कोई सेमिनार होती है, सीएमई होती है, वर्कशॉप होती है, क्यों है ये? या अभी ये 10वां आयुर्वेद दिवस है, क्यों है? तो व्यक्तिगत अध्ययन करना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ लेना, कुछ प्रैक्टिकल कर लेना, इतना मात्र ज्ञान नहीं। इस ज्ञान के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की जो शिक्षा है, इसके अतिरिक्त भी हम जो कुछ सामूहिक जीवन में सीखते हैं, कुछ करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अनौपचारिक वार्ता करते हैं, या ऐसी कॉन्फ्रेंस या कार्यक्रमों में कोई वक्ता विशेष आते हैं तो उनके विचार सुनते हैं, ये हमारी एक एडिशनल नॉलेज है जो हमको मिलती है। हमको हर व्यक्ति को मिलती है। और इसलिए जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने वहां देखा तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारी जगह अच्छी जगह है, प्रेजेंटेशन भी ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वहां तो हमने अच्छा बनाया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अगर हम पालन नहीं करते तो हमारी शिक्षा का कितना सदुपयोग होगा, ये हमारे सोचने के लिए। आज का जो ये कार्यक्रम है आयुर्वेद दिवस, ये वैसे तो हर मंत्रालय का अलग अलग है। आयुष मंत्रालय का यह जो कार्यक्रम है, यह इसी विषय को लेकर के है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम में जिन विषयों को पढ़ता है उनका व्यावहारिक उपयोग करता है क्या, एक बात। दूसरा, वो पब्लिक से कैसे कोरिलेट करता है अपने को। ध्यान करें, अभी ये 10वां आयुर्वेद दिवस है, इसके पहले का आयुर्वेद दिवस की थीम ध्यान करिए तो आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ। यानी हम जिन विषयों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं उनका व्यवहारिक एप्लीकेशन कैसा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है।
हम करते हैं क्या? हमने पढ़ लिया आयरन की कमी कैसे ठीक होगी, कैल्शियम की कैसे ठीक होगी, विटामिन बी कैसे ठीक होगा, विटामिन सी कैसे मिलेगा, हमने पढ़ लिया। लेकिन व्यवहारिक जीवन में विरुद्ध आहार पढ़ लिया, बताने के लिए कहा तो हम बता भी बने, प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन खाते समय हमको ध्यान रहता है क्या कि जो हमने पढ़ा था वो हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं क्या? आयुर्वेद इसीलिए कहा गया कि यह जीवन का विज्ञान है, द वे ऑफ लाइफ। केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है। और इसलिए आयुर्वेद का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है कि व्यक्ति जल्दी रोगी ना बने, और अगर रोगी हो गया है तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी है, ट्रीटमेंट पार्ट भी है। और केवल इतना ही नहीं है, हम जब पढ़ते हैं अपने यहां पर स्वास्थ्य की परिभाषा, तो उसमें जब बोलते हैं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, ये प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना क्या है कि बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं होता, अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण स्वस्थ नहीं माना जाता। इसलिए स्पेक्ट्रम कहां से शुरू होता है? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से शुरू होता है, क्यूरेटिव एस्पेक्ट पर आता है और हैप्पीनेस तक जाता है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। और एक चीज ध्यान में आएगी, एलोपैथिक सिस्टम में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके सिद्धांत में पहले वहां पर भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट था, अभी वहां नहीं है। लेकिन और अभी चर्चा हो रही थी साइड इफेक्ट्स के बारे में। एलोपैथिक सिस्टम में साइड इफेक्ट्स है। आज के अखबार में एक समाचार है, किस जिले की घटना है, सुदूर कोई जिला है कि 15 दिन के अंदर ही इतना शायद 7 या 8 छोटे छोटे बच्चे जो सामान्य बीमारी से भर्ती हुए थे, कभी बीमार भी नहीं पड़े थे, और 24 घंटे 36 घंटे में उनकी किडनी फेल हो गई। क्यों हो गई भाई? कोई ऐसा रोग तो नहीं था उनको, कभी पहले हुआ ही नहीं, सामान्य बुखार के लिए हुआ एडमिट होते। आज 46% डेथ्स रॉन्ग मेडिकेशन के कारण से होती है। लेकिन भारत से संबंधित जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जिनको हम आयुष पद्धति बोलते हैं, आयुर्वेद बोले, यूनानी बोले, सिद्धा बोले, होम्योपैथी बोले, सोवा रिंपा बोले, योग नेचुरल थेरेपी बोले, इन सबकी एक विशेषता है कि ये पेशेंट सेंट्रिक है, पैथी सेंट्रिक नहीं। एक दर्द हो गया तो एक इन्फेक्शन हो गया तो और एक गोली, पेशेंट बोलता जाता है, डॉक्टर दवा बढ़ाता चला जाता है। लेकिन जितनी आयुष पद्धतियां उनमें ऐसा नहीं है। पेशेंट सेंट्रिक है, व्यक्ति को क्या चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है, उसके रोग के लक्षण का पॉजिटिव फैक्टर क्या है। होम्योपैथी में पॉजिटिव फैक्टर बोलते हैं। आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण पढ़ा होगा। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने तो अभियान का प्रारंभ किया था इसी आयुर्वेद दिवस से, और इसलिए ये पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन होने के कारण से साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। जहां पर चिकित्सक रोगी का पूरा ध्यान न रखकर दवा देता, उस रोगी में रिएक्शन या साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। और इसलिए जितने भी पर्सनलाइज्ड मेडिकेशंस हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं करते, रोगी को जल्दी ठीक करते, क्योंकि वो रोगी के अनुसार है, उसकी प्रकृति नेचर के अनुसार है, उसके रोग के अनुसार है, उसकी फैमिली हिस्ट्री के अनुसार है, उसके परिवार में कैसा खान पान है, पारिवारिक हिस्ट्री क्या कहती है उसकी, ऋतु क्या कहती है, किस ऋतु में कौन सी चीज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कोई रोग के लक्षण कम अधिक है तो कौन से तत्व को बढ़ाना या कम करना। यह सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की, माने जिनको हम आयुष पद्धति बोलते हैं, उनकी विशेषता है।
और इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि आयुष सेक्शंस में, केवल आयुर्वेद नहीं, सभी में जो विद्यार्थी पढ़ते हुए बहुत सौभाग्यशाली है कि उनके हाथ से जल्दी मृत्यु नहीं होगी, उनका रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होता है। आज यद्यपि मॉडर्न मेडिसिन में पेशेंट्स अधिक जाते हुए दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वहां पर मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत अधिक है, साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली कि ऐसी पद्धति में हमने प्रवेश किया। एक दूसरा विषय है, व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, उद्योग, यहां तक कि प्रकृति भी, उसमें एक क्रमिक विकास होता है, एवोल्यूशन होता है। हम अपने अध्ययन को देखें तो, स्वयं के जीवन को देखें तो, हर जगह क्रमिक विकास होता हुआ दिखाई देता है। शरीर के अंदर भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और इसलिए ये जो क्रमिक विकास है, अगर हमने उसको ठीक से समझ लिया तो आगे के स्टेप हमको पहले से सिग्नल मिल जाते हैं। ये जो हम आज आयुर्वेद दिवस के लिए है, इसका भी क्रमिक विकास हुआ है। ध्यान करिए, 2016 में जब प्रारंभ हुआ था तो उसको आयुर्वेद दिवस ही बोलते थे। और कब होता था वो? धन्वंतरी जयंती के दिन। धन्वंतरी जयंती कब थी? तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी जयंती होती है। चूंकि भारतीय कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा का तालमेल मिला के चलता है, इसलिए वो, और हम सामान्य रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रयोग करते हैं, इसलिए उसकी दिनांक बदल जाती है, तिथि नहीं बदलती। तिथि तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ही रहेगी, लेकिन दिनांक बदल जाती है। अपने देश में हमको अभ्यास है, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन अगर वैश्विक लेवल पर जाना है, ग्लोबल लेवल पर जाना है, तो हमको उनके फॉर्मेट में बात करनी होगी। आज क्यों सारे लोग बोलते हैं आयुर्वेद में रिसर्च करो? मैं कई बार बोलता हूं वहां से कि रिसर्च का मतलब क्या है? सर्च आफ्टर ट्रुथ। आप रेप्लिकेट करिए रिजल्ट्स को। किसी ने कोई प्रयोग किया तो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। आयुर्वेद के शास्त्र में जितने भी प्रयोग लिखे हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े होंगे या ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से जुड़े होंगे, वो इतने शोध के बाद लिखे गए हैं और उनमें सुधारित होकर परिष्करण हो गया है कि आज भी व्यक्ति कितना भी प्रयोग करे, कहीं भी प्रयोग करे, जो उसमें लिखा है वही उसको परिणाम प्राप्त होता है। क्या हम इसको शोध नहीं बोलेंगे? क्या अंतर क्या है कि आज हम जिस भाषा को जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा को, उस भाषा में समझने वाला चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम घर में कोई छोटा बच्चा जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, वो सभी से कुछ कुछ पूछता रहता है, हम उसको समझाते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? हम उसको अपने मेंटल लेवल से समझाते हैं। लेकिन जब बच्चे के मेंटल लेवल पर जाकर हम समझाते हैं, जितना वो समझता है और उसने समझ लिया, फिर दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बार बार प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। बच्चे की आदत होती है। क्यों? उसमें गलती बच्चे की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उस बच्चे के मेंटल लेवल पर जाकर के उसको समझाया है। वो बहुत ज्यादा नहीं जानता, वो अच्छा है बुरा है इतना ही जानता है। और इसलिए यह जो लॉजिक है मेंटल लेवल पर जाना, ठीक उसी तरह से अगर हमको ग्लोबल लेवल पर ले जाना है तो क्या करेंगे? तो पूरा विश्व जिस भाषा को जानता है उस भाषा में हमको समझाना पड़ेगा ये आज की आवश्यकता है। अब ध्यान करिए, 29 सितंबर 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है तो योग को अपनाना चाहिए। और 21 जून एक ऐसी तारीख है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है,
वो दिन सबसे उपयुक्त होगा। उस समय उस 21 जून के पीछे और एक कारण था कि अमेरिका में जहां ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, न्यूयॉर्क में है, वहां टाइम्स स्क्वायर पर 21 जून को हर वर्ष योग का बड़ा कार्यक्रम होता ही था। तो वहां के लोगों को मालूम था। उन्होंने प्रस्ताव रखा, चूंकि योग के बारे में सभी देशों में कुछ न कुछ चलता रहता है, मालूम है, इसलिए तुरंत स्वीकार कर लिया। 192 में से 177 देशों ने तुरंत स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही सामान्य रूप से 6 महीने चलती है, पूरी प्रोसेस स्वीकार होने की, वो 3 महीने में पूरी हो गई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 2015 के बाद से बराबर ही चल रहा है। और हम देखते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर सब जगह केवल 21 जून को योग नहीं करते, उसके आगे पीछे भी करते। हमारे देश के अंदर ही एक एनजीओ ने एक आंकड़ा निकाला, आईआईटी गुवाहाटी में काम किया गया कि जब पता लगा ये कितने लोग एक साथ रोजाना करते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा निकाला 10.8% लोग प्रतिदिन योगासन करते हैं। और जब विश्व योग दिवस आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है, तो 35.8% लोग योग करते हैं। सो कैलकुलेट करिए, लगभग 16 करोड़ लोग उसमें आए और 50 करोड़ लगभग इसमें आते। तो सीसीआर वैन के जो डायरेक्टर है, जब मेरी उनसे वार्ता हो रही थी पहले, जब उन्होंने मुझे ये आंकड़ा बताया, मैंने कहा ये तो उन्होंने वो किया है जो उनको चलते हुए मिल गया। कितने एनजीओ है जो अलग अलग कर रहे हैं, उनकी गिनती कहाँ होती है? मैंने कहा हमारे आरोग्य भारती के 15,000 केंद्र चलते, कहीं गिनती होती है क्या? दैनिक चलते हैं। तो इस आंकड़े के अतिरिक्त भी बहुत सारे। कहने का तात्पर्य कि जब हम जिस भाषा को, जिस लॉजिक को समाज समझता है, वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, उस लॉजिक में बताते तो लोग स्वीकार करते हैं। ठीक वैसे पिछले साल देखा होगा 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे होता है, पिछले साल से शुरू हुआ। और उसी तरह से इस वर्ष भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने प्रयास किया कि हम वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर जाएंगे। तो सबने बैठ करके एक तारीख निकाली, कौन सी तारीख हो सकती है? तब 23 सितंबर तारीख निकली। वैसे 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का जो तालमेल है वह इस तरह से है कि कभी कभी वो तारीख शिफ्ट होती है। अभी वो 23 सितंबर हो गई, दिन और रात बराबर हो गए। जरा ऋतु के हिसाब से सोचिए, आयुर्वेद के हिसाब से तो ये शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु जब भी शुरू होती है, हेल्थ सीजन शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के जो टीचर्स हम जानते होंगे, डायरेक्शन कराते अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और बसंत ऋतु तक चलता है लगभग 6 महीने। उस समय वमन कराता है, हेल्थ सीजन माना जाता है। और इसीलिए इस 23 सितंबर को एक इंडिकेशन के रूप में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा, यूएनओ ने माना, और 23 मार्च 2025 को इसका बजट हुआ। मतलब वहां से स्वीकृति हुई, भारत सरकार ने भी बजट निकाला। जो आयुर्वेद दिवस पहले धन्वंतरी जयंती के दिन होता था, केवल आयुर्वेद के सिस्टम में होता था, बाद में उसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बोला, फिर उसको बदल के वैश्विक स्तर पर लेके गए, तो फिर आयुर्वेद दिवस हो गया। अभी आयुर्वेद दिवस है। पिछले साल 9वां आयुर्वेद दिवस 2024 को देश के बाहर 150 देशों में मनाया गया। मतलब केवल हमने ही नहीं मनाया, देश के बाहर भी हुआ। कहने का तात्पर्य इवोल्यूशन, मैंने जो जहां से बात शुरू की थी कि क्रमिक विकास हो रहा है, ठीक वैसे ही हमारी जानकारी का भी है। हम पाठ्यक्रम में जिन प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं, अब वे केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रहते। धीमे धीमे WHO के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जब MOU हुआ, तो
23 मार्च को जो प्रकाशित हुआ उसी के आसपास वो एमओयू हुआ था। तो मैं जब दिल्ली गया तो जो आयुष सेक्रेटरी हैं राजेश जी, मैंने कहा राजेश जी वो एमओयू करने का फायदा क्या मिलेगा? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आयुर्वेद में तो हम जानते हैं, उसका पालन करते हैं, देश भर में उसकी स्वीकार्यता है। हमने और एक काम किया कि WHO के लिए हमने डिजिटलाइजेशन भी किया सब प्रोटोकॉल, और डिजिटलाइजेशन करने से एक काम और WHO किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, उसको बोला था ICD-11, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो एक रोग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर पद्धति में उन रोगों को के कारण क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो उसके अंतर्गत आता है। और इसलिए जब WHO का इतना काम किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जितने आयुर्वेद के प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हम MOU कर लेते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो जाएंगे। हम जिन पंचकर्म के सिद्धांत, जिन प्रयोगों को करते हैं, विरुद्ध आए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े प्रयोगों को करते हैं और किसी विषय में करते हैं, ये सब अब ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गए। अर्थात अब केवल आयुर्वेद अपने देश में नहीं है, देश के बाहर भी एक्सेप्टेड है, उसका रेफरेंस लिया जाता है। यह है विकास। ये जो क्रमिक विकास है, इस क्रमिक विकास में हम भी आते हैं। केवल हमने अपने पढ़ाई की अंक प्राप्त किए इतना पर्याप्त नहीं है, हमने अपने को कितना अपडेट किया है, अपग्रेड किया है क्या अपने को। ये अपडेट करना और अपग्रेड करना ये हर एक के लिए लागू होता है, वो विद्यार्थी हो, टीचर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हो, मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता, उसके लिए भी आवश्यक है। और वहीं और एक पहलू है एनालिटिकल। केवल जो हमने पढ़ लिया, कहीं से व्हाट्सएप पर आ गया, फेसबुक पर आ गया, उसका ऐसा स्वीकार नहीं करना, उसका विश्लेषण करना। तब ध्यान में आएगा हाँ वास्तव में जो जानकारी है वो सही है, आप उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको रोक सकते हैं अपने स्थान। मैं 2 उदाहरण बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं यही भोपाल में था, भास्कर में एक समाचार निकला, मेरे पास कटिंग भी है तो पढ़ के दिखा देता हूं। एक्सपर्ट कहते हैं ध्यान में प्रार्थना जैसी गतिविधियां मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाती हैं और जीवन को उद्देश्य देती है। ये टाइप है, उसके नीचे और एक टाइप है। MRI स्कैन से पता लगा कि जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता ज्यादा है उनका मस्तिष्क भी ज्यादा मजबूत और स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। समाचार में MRI रिपोर्ट भी है, साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल की रिपोर्ट भी है, हर एक का अनुभव किया है। अब अगर हमने ये ऐसा समाचार पढ़ा, हम स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण से हर व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए, थोड़ा क्या कहा है, किसने कहा है, क्या रेफरेंस दिया है, कोई सैंपल साइज है क्या उसका, कितने वर्ष तक स्टडी हुई है, डाटा क्या कहता है,